सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा चैनल से होगे। वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यार तुम्हें आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। अगर तुमने देख लिया है तो मैं किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां पे लूफेंग के उस ट्रेजर को चुराने के लिए यहां पर जो डेविल मास्टर था वो आ जाता है, क्योंकि उस वक्त गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहां पे मौजूद था। तो यहां स्टार बीस्ट अलायंस का एक बंदा जो कि और कोई बल्कि मास्टर फ्लेम स्टार है, यहां पर लूफेंग के लिए उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब डेविल मास्टर और जो स्टार फ्लेम मास्टर है दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। इवन गेम अलायंस के लोग भी यहां पर आ जाते हैं, लेकिन तभी यहां पे हम देखते हैं कि जो जैसे लॉर्ड का अवतार है वो यहां पर लूफेंग को बचाने के लिए आ जाता है। और यहां पर जो डेविल मास्टर था उसे लग जाता है कि अब बस इस बंदे का ट्रेजर इसी का होगा तो लड़ने का फायदा नहीं। तो यहां पर जो स्टार फ्लेम मास्टर है उनका मजाक उड़ाते हुए यहां से दूर जाने लगता है। लेकिन स्टार फ्लेम मास्टर यहां पर क्यों लॉर्ड के अवतार से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरे जूनियर को जाने दीजिए, जिस पे क्योंकि लॉर्ड को मान जाते हैं, क्योंकि यहां पर बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए अगर उनका डिसाइपल बच रहा है तो फिर वो इस मौके को कैसे जाने दे सकते थे। वहीं दूसरी तरफ लूफेंग जब ये फील करता है कि थॉर्न अलायंस के लोग अभी भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो यहां पर वो अपनी स्टोन बॉडी को यहां पे पूरी तरीके से एक्सप्लोर कराते हुए यहां से चक्कर हो जाता है। और थॉर्न अलायंस के वो लोग जो लूस वॉर्ड के पीछे पड़े हुए थे उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और अब आगे सो हमें हमारे सबसे स्टार्टिंग में हमें यहां पे लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि यहां से काफी दूर निकल चुका था। और यहां हम देखते हैं कि उसे अपने नस्लों के सामने अपनी ही पुरानी जर्नी याद आती है, जहां पर वो देखता है कि पहले कैसे उसने इस सफर की शुरुआत अपने कुछ दोस्तों के साथ किया था, फिर आगे चलकर उसे चुना गया और फिर ऐसे करते रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम्हें पता ही है। अब यहां पे लूफेंग बताने लगता है कि 1 लाख साल ऐसे ही गुजर गया, अगर हर फरमाओ तो क्या कुछ नहीं हुआ इन 1 लाख सालों में। और अभी हमें यहां पर उसकी हर एक छोटी बड़ी पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती है। अभी यहां पे देखते हैं कि दूसरा बंदा आते साथ लूफेंग को बताने लगता है कि लॉर्ड लूफेंग हम लोग रियल क्या सिटी में पहुंच गए हैं। इसी लूफेंग सीधा आते साथ सबसे पहले अपने मास्टर से मिलने पहुंच जाता है, जहां उसका मास्टर बताता है कि तुमने उस बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां से एस्केप कर गए हैं, जिसके बाद अपने डिवाइन पावर के जरिए से तुमने वापस से उसे क्रिएट किया। क्या बात है, बहुत अच्छा प्लान था ये। और जब तुमने लूस वॉर्ड रिवर के पार्ट्स को गैदर कर लिया है, बताओ आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुमने हैंडल कैसे करोगे। लूफेंग बताने लगता है कि असल में मास्टर मैंने बस कुछ नॉर्मल पार्ट्स को ही कलेक्ट किया है और वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, और जैसे कि पूरी तरीके से कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ज्यादा नहीं कि मैं बेच सकूं। पर फिलहाल के लिए जितनी भी कीमत मिलेगी मेरे ख्याल से वो मेरे लिए इनफ होगा। जिससे मास्टर बताने लगते हैं कि फिर तो तुम्हें इस रेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए दे देना चाहिए और इसके बदले में तुम्हें काफी अच्छा खासा आर्केना पॉइंट भी मिलेगा। यहाँ पे आर्केना पॉइंट्स का साथ ही लूफेंग इमीडिएटली यहाँ से सीधा ट्रेजर ऑफरिंग पैलेस के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ लूफेंग आते साथ ही अपने स्वॉर्ड को आगे कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे सिस्टम उस लूस वॉर्ड रिवर को स्कैन करता है, तो यहाँ पर जो एआई को कहने लगती है कि स्वॉर्ड रिवर लो डिवाइन स्वॉर्ड अगर तुम इसे हमें दे देते हो तो इसके बदले में तुम्हें 12 आर्केना पॉइंट्स मिलेंगे। लूफेंग बताओ कि तुम वाकई में इसे हमें देना चाहते हो, क्या तुम रेस के नाम पे इसे सैक्रिफाइस करने वाले हो। जिस पे लूफेंग हमें जवाब देता है क्योंकि यहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने बताया था कि अगर तुम रेस के लिए कुछ चीज सैक्रिफाइस करते हो तो तुम्हें असल में क्रॉस बॉन्डिंग आर्केना पॉइंट्स देंगे, जिन्हें कि तुम काफी सारे जो राइनो क्यूरियोसिटी के अंदर जहाँ पे जो ट्रेजर वेयरहाउस है वहां पर जाकर तुम अपने मुताबिक किसी चीज के बदले उसे एक्सचेंज कर सकते हो। अब यहाँ देखते हैं कि फाइनली लूफेंग उसी ट्रेजर वेयरहाउस के पास पहुंच जाता है, यहाँ पर उसे काफी सारे स्टार्स ग्लो होते हुए नजर आते हैं, यानी कि ताकत बहुत ज्यादा थी। और अभी लूफेंग अपनी स्क्रीन में देखकर हमें बताने लगता है कि उसके पास जो डिवाइन पावर सप्लाई है वो किसी एंडलेस रिमोट ओशन की तरह है। मुझे ये जो बाकी के रिसोर्सेज है इनकी जरूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी दूसरे कल्टीवेशन पैथ के लिए इन रिसोर्सेज की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से मुझे इन सारे पॉइंट्स को अपने डोमेन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लूफेंग देखता है कि जो ऑर्डिनरी डोमेन टाइप का है ना वो भी 16 आर्केना पॉइंट्स का है और जिसका नाम है 9 रोड्स रिवर्स की थी। तो लूफेंग भी काफी ज्यादा शौक था और उसकी बात है कि यार इसके लिए तो टोटल 16 आर्केना पॉइंट्स चाहिए, यानी कि लूफेंग को अभी भी 4 आर्केना पॉइंट्स की जरूरत है। अब यहाँ पे लूफेंग सोच में पड़ जाता है, तभी वो कहने लगता है कि जब बात ट्रेजर की आई ना तो फिर क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी के ऊपर आती है और मैं ऐसे मौके को जाने नहीं दे सकता। फिर से ख्याल आता है कि सीनियर चेंग फेंग ने अपनी जो बोर्ड गैलेक्सी है जिसे कि एंशिएंट सिल्वर बोर्ड गैलेक्सी भी कहा जाता है उसने उसे लैंड ऑफ ट्रेजर में छोड़ दिया, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं इसे पूरी तरीके से बदल कर दूंगा और इसे वापस से रीयूज करूंगा, लेकिन अब लगता है कि शायद मुझे इस ऑफर के बदले में इसे यहाँ पर सैक्रिफाइस करना ही होगा। तभी वो यहाँ पर अपने उसी एंशिएंट बोर्ड को ले आता है और कहता है कि मुझे रेस के नाम पर इसे ऑफर करना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में कोई भी पावरफुल एक्सपर्ट इससे ट्रेड नहीं कर पाएगा सिवाय मेरे। मैं इसे हर हाल में खरीद के अपने पास रखूंगा। जैसे इसकी बोर्ड यहाँ पे वो आगे करता है तो यहाँ का जो एआई है वो इसे पूरी तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। बताने लगता है कि ये असल में सिल्वर राइडल फैंटम शिप है जो कि एक फ्लाइंग पैलेस टाइप टॉप हेवी ट्रेजर है और जिसकी कीमत 4 आर्केना पॉइंट्स है। अब यहाँ पर इसे देते साथ ही लूफेंग को 4 पॉइंट्स और मिल जाते हैं, टोटल 16 पॉइंट्स के साथ। फाइनली लूफेंग 9 रोड्स रिवर जो कि एक कॉमन डोमेन आर्केना है लूफेंग इसे बाय कर लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक के बाद जो नॉर्मल लाइंस होते हैं वो यहाँ पर आपस में झपट मारते हुए फाइनली उस ट्रेजर का फॉर्म ले लेते हैं जो कि लूफेंग को देख लिया जाता है। जिसे देखकर लूफेंग काफी ज्यादा सरप्राइज और कहने लगता है कि अच्छा ये है एक डोमेन टाइप आर्केना। अब लूफेंग इसे आसमान के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर जब सीधा उसे एक्टिवेट कर देता है। इसके चलते यहाँ पर एक तेज तूफान सा आ जाता है। यहाँ लूफेंग हमें बताने लगता है कि ये जो डोमेन है गोल्डन हॉर्न बीस्ट का जो लॉ डोमेन है इसके साथ बहुत इजीली मर्ज हो सकता है और जिसके चलते इसकी जो पावर है वो काफी लेवल तक बढ़ जाती है। यहाँ तक कि किसी के सामने से एस्केप करना और उसे पूरी तरीके से सप्रेस करना भी मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं दोनों चीजों को बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा लगेगा कि जैसे हर एक लॉजिक मेरी मुट्ठी में है और मैं इसे गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर से रिप्लेस करने वाला हूँ जो कि मुझे और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा जब मैं ओरिजिनल स्टार की तरफ बढ़ूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि लिटरली हर एक डायरेक्शन में इसकी पावर इसके लॉस की जो पावर है यहाँ पे फैलना शुरू कर देती है। इस दौरान लूफेंग उसी के ऊपर चलते हुए कहने लगता है कि हालांकि काउंटलेस रेसेस के जो एक्सपर्ट होंगे ना वो लोग भी ओरिजिनल स्टार में यानी कि प्रीमियर स्टार के पास गैदर होंगे, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे खतरा और ज्यादा होगा। यहाँ पर एक और डोमेन का होना मेरी पावर को कुछ खास इंप्रूव नहीं करा, मुझे और कुछ सोचना होगा, कभी मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। यहाँ पर उसे अपने ब्लैक मेटल की याद आती है जैसे कि उसके मास्टर सिटिंग मॉर्गन गेस्ट ने उसके लिए छोड़ा था जिसके अंदर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि उसी मेटल के कोऑर्डिनेट्स। तो लूफेंग दिमाग लगाता है, कहने लगता है कि अगर मुझे 4th मेटल बोर्ड मिल जाए ना तो मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट का जो जेनेटिक लेवल है वो बहुत इजीली ब्रेक थ्रू करके और ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। अब यहाँ पे लूफेंग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसके साथ कहानी हमें 1 महीने बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर लूफेंग का प्लान पूरी तरीके से सेट हो चुका था और तभी हमें क्राफ्ट्समैन गॉड प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफेंग को वो कोऑर्डिनेट्स से शो करेगा, यानी कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर उसे 4th मेटल बोर्ड मिल सकता है। लूफेंग इसे देखकर बताने लगता है कि शायद ये वही जगह है। यहाँ पे हमारी जो नरेटर बाबा है वो हर एक चीज हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि आखिर ये प्लैनेट कौन है, इसका ओनर कौन है और बता दिया कि जो क्राफ्ट्समैन गॉड प्लैनेट है इसका जो मास्टर है ये एक डिवाइन बीइंग है जिसे कि क्राफ्ट्समैन गॉड मास्टर कहा जाता है और इसकी एबिलिटी यही है कि ये आर्केना को बना सकता है। तब तो अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है। क्राफ्ट्समैन गॉड प्लैनेट के मास्टर को ना बहुत रेसेस के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके चलते वो एक ट्रांस डिसेंडेंट एग्जिस्टेंट बन चुका है जो कि किसी भी जो फैक्शन है किसी भी रेस से बिलोंग नहीं करता, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अब तुम्हें बताने लगती है कि हालांकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को मारना तो पूरी तरीके से बैन है, लेकिन तुम्हारी जो ह्यूमन आइडेंटिटी है वो अभी भी काफी ज्यादा फ्लैशी है। यहाँ पर मेरे ख्याल से तुम्हें अपने ओशन मोड के अंदर एक्ट करना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि लूफेंग भी सीधा गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर निकालता है, सारे ट्रेजर्स उसे सौंपते हुए वो सीधा अपने स्पेस के अंदर चला जाता है। अब वो यहाँ पर आर्डर को भी बाहर फेंक देता है और फिर लूफेंग बताने लगता है कि क्योंकि ये जो प्लैनेट है इसकी एक्जिस्टेंस इतनी ज्यादा मैसिव और पावरफुल है तो मेरे ख्याल से कि यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन गॉड मास्टर और उसके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्ट्रांग होंगे, जिसका मतलब ये है कि ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ज्यादा शानदार होगी। बस उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिप हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक ना हो, बिल्कुल आइस प्रिजन के जैसा। अब देखते हैं कि लूफेंग जो कि अपने थर्ड क्लोन बॉडी को यहाँ पे बाहर भेज देता है और उसी के रूप में अब यहाँ पे एक्ट करने वाला था, तो यहाँ पर वो बाहर निकलता है। पता जब सीधा पहुंच जाता है इसी जो क्राफ्ट्समैन गॉड प्लैनेट है उसके काफी सेंटर में पहुंच जाता है और यहाँ के नजारा देखने में काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। लूफेंग जैसे यहाँ पे लैंड करता है वो फील कर पाता है उस मेटल बोर्ड को और वो कहने लगता है कि मुझे अभी से वो पूरी तरीके से फील हो रहा है जैसे कि वो मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। यहाँ देखते हैं कि ज्यादा लोग जैसे सो रहे थे, लूफेंग जो आगे बढ़ जाता है तभी उसे आवाज आती है, वो कहने लगता है कि मेरे दोस्त वही जहाँ। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि लूफेंग से कम 100 गुना ज्यादा या फिर उससे भी ज्यादा बड़ा यहाँ पर एक बंदा मौजूद है जो कि अपना हाथ आगे रखकर कहने लगता है कि हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ। वो बताता है कि जो क्राफ्ट्समैन गॉड मॉन्क है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, ये क्राफ्ट्समैन गॉड मास्टर और उनके डिसाइपल्स की प्राइवेट जगह है, उनके अलावा कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता और बिना परमिशन के तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे लूफेंग सोच पड़ जाता है कि दूसरा बंदा कहने लगता है कि मेरे दोस्त अगर तुम हमारे मास्टर के डिसाइपल बनने में इच्छुक हो तो तुम यहाँ पर हमारे साथ रह के वेट कर सकते हो और तुम्हें काफी लंबे अरसे तक पूरी लगन से उनका इंतजार करना होगा उनके जवाब का। अब यहाँ पे सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, कहने लगते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें इस पोजीशन में मास्टर का वेट करना है। लूफेंग कहने लगता है कि पर मुझे तो मेटल बोर्ड चाहिए और जो कि मुझे मास्टर के इस हाइडआउट से ही फील हो रहा है जहाँ पर इस वक्त वो मौजूद है। अब बाबा बाहर आते साथ लूफेंग से कहने लगती है कि लूफेंग अगर पहले ही बता दो एक यूनिवर्स मास्टर के तो हाइडआउट के अंदर जाकर चुपचाप उसके नाक के नीचे से किसी चीज
को चुरा लाओगे तो पहले बता रही हूं जितना तुम सोच रहे हो ये उतना भी आसान नहीं होने वाला। तो जो कुछ भी कर रहे हो जरा सोच समझ के करना। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम यहाँ पर उसके डिसाइपल के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट होना होगा, जिसके बाद ही तुम अंदर जा सकते हो, वरना किसी और रास्ते से तुम जाने की सोचोगे बहुत बुरा फंसोगे। मैं पहले ही बता रही हूं। अब कभी हम देखते हैं कि सामने वाले बंदे को कुछ फील होता है, वो कहने लगता है कि मास्टर के जो ट्रू डिसाइपल्स हैं वो आ रहे हैं। अब कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ फिगर्स अपीयर होते हैं और ये सारे क्राफ्ट्समैन वर्ल्ड मास्टर के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उसके चुने हुए डिसाइपल्स हैं। और यहाँ पर जो बाकी के बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर्स हम लोग बहुत ही सिंसियरिटी के साथ आपसे सीखने के लिए तैयार हैं। प्लीज आप हमें सिखाइए, हम सभी लोग बहुत ही इच्छुक हैं, आप हमें सिखाइए, गाइड कीजिए और शायद आपके जरिए से मास्टर से मिलती पाए। ब्लू फैंग इनके साथ करना शुरू कर देता है, जब वो बिल्कुल इन्हीं की पोजीशन में था और हमें हाथ से हिलाता जाता है। जैसे सामने वाला बंदा कहता है कि पर माफ करना मास्टर, तो ये अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ से चले गए हैं और वो कब वापस आएंगे इस डेट का किसी को नहीं पता। हो सकता है कि उन्हें वापस आने में हजारों साल भी लग सकते हैं, यहाँ तक कि 10,000 साल भी लग सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और तभी वो लोग कहने लगते हैं कि अब तुम लोग अगर चाहो तो थोड़ा और इंतजार कर सकते हो। जिससे दूसरा बंदा कहने लगता है कि कोई बेवकूफी होगा जो कि ऐसा 10,000 सालों तक इंतजार करेगा। तभी यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन कुछ यहीं पर इंतजार करते रहते हैं। तभी लोग अपने मन में कहने लगता है कि क्या अपने दोस्त से मिलने गए, जिसका मतलब ये है कि वो इस वक्त अपने क्राफ्ट्समैन वर्ल्ड माउंटेन के अंदर नहीं है, जिसका मतलब मौका। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अंदर ही अंदर सभी लोग तो पार्टियां करने लगते हैं, आगे फोड़े जाते हैं, सभी लोग कह रहे थे कि हाँ ये हमारा मौका है, अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। लोग कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है और इस अपॉर्चुनिटी को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। इसके साथ में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। एक तरफ लो फैंग जो कि अपने थर्ड क्लोन बॉडी के साथ था, वो यहाँ पर सभी के सामने नाटक करते हुए वेट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी जो डीमन क्लोन बॉडी है वो यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। वो असल में क्राफ्ट्समैन वर्ल्ड माउंटेन का जो कोर है उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब यहाँ पर जैसे वो पोल के पास पहुंचा तो वो देखा कि यहाँ पर एक स्पेस लॉकडाउन है और तभी लोग अपनी आइस को क्लोज करते हुए कहता है कि यहाँ पर स्पेस लॉकडाउन का यूज किया गया है, तो मतलब कि ये जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये स्पेस लॉकडाउन का यूज किया गया है। फिलहाल वो तेजी से आगे बढ़ता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पोल के पास जैसे वो पहुंच जाता है, यहाँ ऑलरेडी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा गर्म होती जा रही है और अगर ये जगह ऐसी गर्म होती रही तो हमारी पावर इनफ नहीं होगी, इसे हम कंट्रोल कर पाए। यहाँ तक कि हमारे यूनिवर्स जनरल जो सीनियर ब्रदर्स हैं वो शायद हमारी मदद न कर पाए, लेकिन ये मौका के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो लोग तो इतनी गर्मी में भी यहाँ पर पोल के पास आकर इजीली वेपन्स को फोर्ज कर सकते हैं, वो अपने मन चाहे वेपन को भी यहाँ बना सकते हैं। तभी यहाँ पे लूफेंग जो कि चुप बैठा हुआ था वो कहने लगता है कि अच्छा मतलब इसको के आसपास काफी और सीनियर ब्रदर्स हैं जो कि होना हो यूनिवर्स जनरल से होंगे और जो कि इस वक्त इस कोर माउंटेन के काफी डीप में होंगे। अब लूफेंग फील कर पाता है कि वो जो मेटल बोर्ड है वो असल में इसी कोर के अंदर है, तो वो बिना किसी देर के पता चलते वहां पहुंच जाता है। कोर के पास आते साथ नजर आता है यहाँ पर काफी सारे लोग ऑलरेडी अपने वेपन्स को फोर्ज करने में लगे हुए हैं, लेकिन लूफेंग का जो मेटल बोर्ड है वो और ज्यादा डीप में है, तो वो वापस एक रॉक का शेप लेते हुए और ज्यादा डीप में जाने लगता है। यहाँ पे बताने लगती है कि थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि मुझे किसी और फील हो रही है और तभी लूफेंग वहीं पे फ्रीज हो जाता है। जहां देखते हैं कि मास्टर का एक और डिसाइपल यहाँ मौजूद था। ये जो तीन है कि असल में यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स हैं और बेसिकली इनके सामने एक रेड कलर का स्टोन मौजूद था जो कि फिलहाल के लिए उस रेड स्टोन के जरिए से वेपन को फोर्ज करने में लगे थे और लूफेंग कहता है कि इन तीनों की मौजूदगी में मैं यहाँ पर रेकलेसली एक्ट नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। अब लूफेंग बताने लगता है कि एक बार इनका दिमाग उस वेपन को फोर्ज करने पे सेट हो जाए उसके बाद मैं अपना चला दिखाऊंगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग अपने हैमर्स को उठा लेते हैं और लूफेंग कहने लगता है कि बस जैसे ये दोनों अपने हैमर्स को उस वेपन को फोर्ज करने के लिए जैसे गिराएंगे बस उसी वक्त हमारा टाइम आएगा। तभी फाइनली इनकी आंखें उस मेटल के ऊपर सेट हो जाती हैं और ये लोग पूरी प्रेशर के साथ जैसे इसके ऊपर हमला करने वाले थे लूफेंग कहने लगता है कि अब हमारा चांस है। यहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। इस दौरान ये तीनों एक्सपर्ट्स जो थे अपनी डिवाइन पावर को कंबाइन करते हुए उस मेटल के ऊपर अपना पूरा का पूरा प्रेशर डालने लगते हैं, जिसके चलते यहाँ ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन चुका था जिससे काफी इंटेंस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब यहाँ पर जब ये प्रेशर रिलीज हो रहा था ना इसके दौरान हम देखते हैं कि उस पत्थर का शेप लेते हुए लूफेंग सीधा इनके सामने से चला जाता है। यहाँ पर लूफेंग भी उस एक्सपर्ट को देख रहा था लेकिन यहाँ पे वो इतना ज्यादा इंटेंस फोकस था ना उस मेटल को रिफाइन करने में यानी उस वेपन को बनाने में, तो फिलहाल के लिए वो लूफेंग को देखता भी नहीं और लूफेंग सीधा नीचे वाली लावा में जा गिरता है। इसके साथ हम देखते हैं कि फाइनली लूफेंग अब बॉटम ऑफ द मार्किंग पूल में पहुंच चुका था जहां काफी इंटेंस हीट था। यहाँ पर जो चेन्स बनी हुई थी ऐसा लग रहा था कि ये हर एक माउंटेन कोर के जो लेयर्स था ना वहां पर अपनी हीट को सप्लाई करता था, जिसके चलते आसपास का टेंपरेचर लगातार बढ़ता जाता है। तभी लूफेंग नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ चेन्स ऐसी भी हैं जो कि ऊपर की एनर्जीज को वापस से यहाँ लाते साथ ही जमीन के अंदर डालने लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लैक बेल्ट था उससे कनेक्टेड है और ये फ्लेम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि सिर्फ यूनिवर्स ओवरलॉर्ड इसे कुछ हद तक मेंटेन कर सकता है, लेकिन स्पॉट के अंदर जो टेरिफाइंग फ्लेम होगी ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि पलक झपकते किसी को भी मेल्ट कर सकता है, इतना टेरिफाइंग फ्लेम होगा। लेकिन लूफेंग ये भी सेंस कर पा रहा था कि कहीं ना कहीं जिस मेटल बोर्ड की उसे जरूरत है वो सिर्फ इसी मेटल बोर्ड के अंदर ही मौजूद है, यानी कि लूफेंग को अगर वो मेटल बोर्ड चाहिए ना तो उसे हर हाल में इसके अंदर जाना ही होगा। लूफेंग समझ आता है कि यार अब तो यहाँ पर इसके लिए नहीं होगा, तो वो पूरी तरीके से खुद को प्रिपेयर करने लगता है। कहता है उम्मीद करता हूं कि मेरी मूशक क्लोन बॉडी थोड़ी देर तक तो सर्वाइव कर ही जाएगी, लेकिन लूफेंग जैसे इसके करीब जा रहा है ना तो वो इंस्टेंटली वहां पे एनाइलेट हो जाती है। यहाँ पे लूफेंग जैसे अपना हाथ आगे बढ़ा देता है लेकिन उसका वो जो स्पेस रिंग था यानी वो जो वर्ल्ड रिंग था वही बस यहाँ पे बच पाता है, लेकिन इसका जो इंटरनल स्पेस है उसके अंदर भी इसका इंपैक्ट देखा जा सकता था। अब यहाँ पे लूफेंग की जो थर्ड क्लोन बॉडी के बाहर मौजूद थी वो यहाँ से बाहर की चीजों पे नजर बनाए हुए था। वो बताने लगता है कि वो जो पॉट के अंदर का टेंपरेचर है वो काफी ज्यादा इंटेंस है, इतनी ज्यादा कि जो यूनिवर्स ओवरलॉर्ड है उनके एक्जिस्टेंस को ये पूरी तरीके से अपने अंदर समेट सकती है। अब लूफेंग मान रहा था कि क्या अगर मैं अपनी क्लोन बॉडी को यहाँ भेजूं तो यहाँ लूफेंग समझ चुका था कि थर्ड क्लोन बॉडी को भी वहाँ पे भेजना पूरी तरीके से यूजलेस होगा अनलेस कि उसके पास एक पावरफुल ट्रेजर हो। अब यहाँ पे लूफेंग थोड़ा सोचने लगता है, कहने लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ है और तभी वो कहने लगता है कि हाँ मेरा वो सिल्वर रिंग वाला आर्मर। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो गोल्डन बीस्ट जिसने पहने हुआ था वो यहाँ सारे ट्रेजर्स के साथ सामने वाली स्क्रीन पे सारा नजारा देखे जा रहा था और लेबल दोनों अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेते हैं। यहाँ पे लूफेंग बताने लगता है कि जो मेरे डिवाइन पावर है गोल्डन बीस्ट की और जो रिमोट ओशन बॉडी यानी थर्ड क्लोन बॉडी की साथ ही वो कहने लगता है कि अगर मैं इनके साथ अपने सिल्वर रिंग आर्मर की ताकत को ऐड कर दूं तो फिर मैं आसानी से उस फोर्थ मेटल बोर्ड को पा सकता हूं। यहाँ पे देखते हैं कि गोल्डन बीस्ट तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान यहाँ पर उसका जो थर्ड क्लोन बॉडी थी वो यहाँ पर अपनी डिवाइन पावर्स को भी से दे रहा था, जिससे चलते उसकी बॉडी जो कि यहाँ पे बर्न हो रही थी, जो थर्ड क्लोन बॉडी था वो उसे काफी तगड़ा वाला बैकअप भी दे रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो गोल्डन बीस्ट है वो खुद ही कहने लगता है कि यार मेरी जो डिवाइन पावर है और जो डिवाइन बॉडी है वो तेजी से फेड हो रही है, मुझे जल्दी आगे बढ़ना होगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि फाइनली वो फ्लेम स्पेस पे पहुंच जाता है जहां पर उसे वो जो फोर्थ ब्लैक मेटल था वो मिल जाता है। उसे देखते साथ ही गोल्डन बीस्ट तेजी से जाता है उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रैप था जो कि एक सील की तरह था जिसने यहाँ पर इस ब्लैक मेटल को सील करके रखा हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर लूफेंग की जो थर्ड बॉडी थी वो भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस होने लगती है। लेकिन लूफेंग फिर भी पूरा जोर लगा रहा है, यहाँ पे थर्ड क्लोन बॉडी अपनी पूरी पावर को छोड़ देती है। अब यहाँ पे नीदर क्लोन बॉडी इस हद तक पावर को छोड़ देती है कि यहाँ पर लूफेंग गोल्डन बीस्ट से कहता है कि चाहे हो जाए मुझे हर हाल में चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि सिल्वर विंग्स की मदद से फाइनली वो उस सील को तोड़ते हुए फोर्सफुली उस ब्लैक मेटल को लेते साथ ही यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे उसमें कामयाब होता है उसके तीनों क्लोन्स इससे पहले इसका जश्न मना पाते एक आवाज इन्हें सुनाई देती है जो कि कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सील को तोड़ने की। अब यहाँ पे लूफेंग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, कहने लगता है कि नहीं हमने तो सील को तोड़कर क्राफ्ट्समैन गॉड मास्टर को पूरी तरीके से वेट कर दिया और अब हमारे पीछे है। लूफेंग अपनी स्क्रीन पे देख रहा था कि यहाँ पर वो जो प्लैनेट था उसकी तरफ एक जायंट सा हाथ तेजी से बढ़ रहा था, जिसके चलते पूरा का पूरा जो प्लैनेट है ये शेक करने लगता है। जैसे वो जो मैसेज हाथ की ओर बढ़ रहा था इसे लोग देखते हैं तो वो लोग इमीडिएटली उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो हमारे क्राफ्ट्समैन गॉड मास्टर है। सब लोग उनके सामने चुप जाओ। लेकिन ये हाथ सीधा उस सीट आउट की ओर बढ़ रहा था यानी कि उस माउंटेन की ओर जहां पर की कोर मौजूद था और जिसके अंदर की वो ब्लैक मेटल भी। अब तभी गोल्डन बीस्ट बॉडी जो तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था उसे भी सामने ये जायंट सा हैंड नजर आता है जिसकी डोमिनेटिंग द पावर वो फील कर पाता है। वो कहने लगता है कि मेरी सिल्वर विंग की जो स्पीड है और यहाँ तक कि इसके आर्मर की जो ताकत है वो तक भी इसके आगे पूरी तरीके से फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ मेरी नीदर क्लोन बॉडी यानी मेरी थर्ड क्लोन बॉडी यहाँ पे कुछ कर सकती है। यहाँ पर देखते हैं कि नीदर क्लोन बॉडी ने अपने पूरे प्रेशर के साथ उसके हाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो डिवाइन बॉडी की पावर थी ना वो भी काफी रैपिडली डिक्रीज होने लगती है। कहाँ ये पहले 90% के ऊपर आ करती थी वो यहाँ पर कंप्लीटली 5% के नीचे पहुंच जाता है, जिसके चलते यहाँ पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और यहाँ पर जो क्राफ्ट्समैन गॉड मास्टर था वो अपनी मुट्ठी में उसे ट्रैप करते हुए बाहर की ओर खींचने लगता है। और जब वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि तुम मेरे फर्स्ट स्ट्राइक से इतनी आसानी से बच गए, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ कमाल की स्किल्स हैं और तुम्हें ऐसे ही मारना ये पूरी तरीके से जाया होगा। पर चलो देखते हैं मैं तुम्हें एक जीने का मौका देता हूं और तुम इस मौके को कितना ज्यादा बना पाते हो ये देखने वाली बात होगी। कहते हुए वो लूफेंग को सामने मौजूद एक बड़े से वर्लपूल की तरफ फेंक देता है जहां इसका जो सक्शन फोर्स था वो लूफेंग को काफी तेजी से अपनी ओर खींच लगता है। सो हमें हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन जो सोल्ड स्टार की अपकमिंग मूवी है वो बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाली है और जिसकी शुरुआत एपिसोड के जरिए से ही हो चुकी है। जिनको भी अपकमिंग मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया है वो लोग आज के एपिसोड को देखकर समझ गए होंगे कि मूवी बहुत ही ज्यादा नजदीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की
काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।